तो हेलो मेरे यार, वाई एम सुप्रीम के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लेडी बॉय के बॉडी में एक अजीब तरह के आर्टिफैक्ट को लगा दिया गया होता है, जिससे ब्लड उसके बॉडी में डाला नहीं निकाला जा रहा होता है। और वहाँ राइटर ने कहा भी था कि यह एक टेरिफाइंग ब्लड रिफाइनिंग प्रक्रिया है जिसे हमारे मिस्टर लू यू कर रहे हैं, फॉक्समैन, जिसे अब हम यू कहेंगे। और हमने देखा था कि लेडी बॉय का शकल जो कि पूरी तरह से सूख चुका था और बहुत ही भयानक कंकाल जैसा लग रहा था। और यहाँ पर कैटगर्ल पूछती है कि यू क्या यह कोंग नीडल है? और मिस्टर यू भी कहते हैं हाँ यह वही है वास्तव में। और वह कुछ आर्टिफैक्ट में करते हुए कहता है कि यह उसके ब्लड के साथ साथ उसका सार भी निकाल देगा, एसेंस, लेकिन इसकी गुणवत्ता पहली जैसे कभी भी नहीं हो पाएगी, वो उतनी टॉप ग्रेड की नहीं रहेगी। यदि इस व्यक्ति का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे बीच रहने का, तो इसे गोली के रूप में ही बदल के उपयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक मार्शल एम्परर की ताकत वाले व्यक्ति का पिल सचमुच में काफ़ी मूल्यवान रहेगा। और हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट को खोलते हुए और वहाँ से एक पिल निकल रहा होता है और वह कहता है यह समय आ चुका है इसे जांच करने का कि एक मार्शल एम्परर के बॉडी से बनाए गए पिल का कितना मूल्यवान और कितना इफेक्टिव है। और जो मिस्टर लू यू है वह उस पिल को ले लेता है और उसे ध्यान से देखता है और फिर उसे खा जाता है। और हम देखते हैं उसे खाने के बाद उसे दौरे लगने लगते हैं। यह देखकर कैटगर्ल कहती है क्या तुम ठीक हो, कैसा महसूस कर रहे हो? और जो यू होता है वह बहुत ही अजीब तरीके का फील कर रहा होता है उसके ब्लड के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से। और वह अपने घुटने के बल बैठ जाता है और एक टेक्निक का उपयोग करने लगता है जिसकी वजह से वह उसके ब्लड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और ऐसा करते हुए देखकर सांग कहता है कि हाँ आप काफ़ी इंटेलिजेंट और समझदार हैं, आप जानते हैं कि ब्लड को एब्जॉर्ब कैसे किया जा सकता है हमारे डीमन जाति के बॉडी के साथ। इससे आपकी फिजिकल शक्ति ही बढ़ेगी और साथ में आपकी जो रिफाइनिंग प्रक्रिया है वह काफ़ी टॉप लेवल तक पहुंच भी जाएगी। हालांकि समय के साथ जो ब्लड है उसे एब्जॉर्ब करने की वजह से एक ब्लड पॉइजन भी जमा होता रहेगा जो बाद में दिक्कत कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति के जिसके अंदर एक प्रीमीडियल मदर का ओहरा है, आप इसे शुद्ध तौर पर रिफाइन कर सकते हैं। यह आपकी स्थिति को और भी मजबूत और स्वच्छ बना देगा, आपके शरीर को एक नया वरदान देगा, एक सहायता करेगा। और इधर टेंजी डर रहा होता है सब देखकर। और इधर सांग कहते हैं कि आप कितने शक्तिशाली बनेंगे, मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और कैटगर्ल कहती है कि एक प्रीमीडियल मदर का ओहरा जिसे सभी राक्षस जाति का पूर्वज के रूप में जाना जाता है, मदर प्रीमीडियल ओहरा को। और टेंजी इधर इन सभी सिचुएशनों को होते हुए देखकर घबरा रहा होता है, अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि इस बैटलशिप में जो ड्राम बज रहे हैं, उनके जो तरंगे जो ध्वनियाँ बज रही हैं, उनसे इन डिवावरिंग सोल रेट्स को भी इफेक्ट पड़ रहा है। इन्हें पीछे हटाने पर यह मजबूर कर रहा है, ये अब धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। ऐसे यह राक्षस लोग सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावने हैं। और हम देखते हुए अपना रिफाइनिंग कर रहा होता है लू यू, और वो थोड़ा सा खड़ा होकर चिल्लाता है जिसकी वजह से टेंजी उसकी ओर देखता है। और हम देखते हैं दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है और टेंजी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और मिस्टर लू यू को देखने के लिए वहाँ पर चारों ओर से सभी कोई खड़े हो जाते हैं। और सांग कहता है कि हाँ क्या आप अब रेडी हैं, क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पीछे से तोता मैन कह रहा होता है तुम्हें कुछ अलग नजर आ रहा है। मंकी मैन कह रहा होता है क्या तुम बता सकते हो क्या बदलाव हुआ? और यू कहता है कि यह रिफाइन हो चुका है, मेरी एनर्जी काफ़ी लौट चुकी है। और वह कहता है कि लॉर्ड सांग अब हमें क्या करना चाहिए बताइए। सांग कहता है कि फिलहाल तो जो हमारा आर्मेलियर स्फीयर है वह क्षतिग्रस्त हो चुका है, वह थोड़ा सा टूट चुका है। क्या इस दुनिया में कोई भी जानता है जो सुपर रैंक के आर्टिफैक्ट की मरम्मत कर सके? इसके बारे में तुम्हें कोई जानकारी है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसे रिफाइन कर सके, एक तरह से ठीक कर सके? यह सुनकर जो लू यू है वह सोचते हुए बताता है कि लगभग 20 साल पहले गू फ्यांग नाम का एक बहुत ही खतरनाक और अद्वितीय वॉरियर था। उन्होंने अद्वितीय तलवार बनाई थी जिसके जैसा, अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई नहीं बना सकता है, जिसके बारे में अफवाह है कि सुपर रैंक का वह वेपन था जो उसने रिफाइन किया था। लेकिन बहुत से लोग इसे पहचान नहीं पाए और मुझे भी इस पर विश्वास नहीं है क्योंकि यह करना बहुत ही कठिन है। और सांग इन बातों को सुनकर खुश हो जाता है, कहता है क्या यह सोचना कि अभी भी इस दौर में भी कोई ऐसा रिफाइनर मौजूद है जो इस चीज़ को रिफाइन कर सकता है? गू फ्यांग आखिरकार वह अब कहाँ है? वह सुनकर वह बताता है कि ही इज़ डेथ, वह पहले ही मर चुका है। यह सुनकर पैरोट में चिल्लाते हुए कहता है अगर वह मर चुका है तो उसकी बात कर ही क्यों रहा है? कैटगर्ल कहती है क्या उनका कोई पीछे छोड़ा गया स्टूडेंट है? यह सुनकर वह कहता है कि गू फ्यांग ने मार्शल आर्ट और एल्केमिस्ट दोनों के टॉप लेवल को पहुंचा था, लेकिन स्टूडेंट के संदर्भ में बात किया जाए तो केवल उसका एक अल्केमिस्ट स्टूडेंट था जो कि बहुत ही कम लेवल का रिफाइनर है। वह केवल 7वें रैंक का रिफाइनर है जो कि मुझसे भी कमज़ोर है।
फिर सांग कहता है सोचते हुए कि जो हमारा आर्मेलियर स्पेयर है वह वास्तव में रहस्यमय उस स्टोन स्मारक से वर्ल्ड गोल्ड मोमेंटम से टकराया, और साथ में यहाँ पर एक नोक आर्क भी है, नूह का जहाज, नोक आर्क का हिंदी। यह एक युग में तीन तीन सुपर रैंक एक साथ प्रकट होना, यह बहुत ही अजीब महसूस करा रहा है। और वे दोनों इधर पीछे लड़ रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने उसका बात ही क्यों किया जब वह भरोसेमंद वाला कोई काम ही नहीं है। तो वो कहता है हालांकि ऐसा लगता है कि वह काम कर सकता है अगर कुछ जानकारी मिले तो। और इधर सांग कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हेवन के साथ कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है और हम केवल भाग्य के एक मोहरे हैं जो इस समय के लिए वापस जिंदा हुए हैं, मतलब कि पैदा हुए हैं, वापस इस जगह पर आ पाए हैं। और वो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है। टेंजी उसकी ओर देखते हुए कहता है अपने मन में कि क्या पूरे इतिहास में एकमात्र दर्ज जो सुपर रैंक आर्टिफैक्ट है वह नोक आर्क है। दर्ज किया गया, सभी को मालूम है कि नोक आर्क एक सुपर रैंक आर्टिफैक्ट है और यान की मेरे कब्जे में है। लेकिन उन्होंने जो कहा उससे दो बात तो सामने आती है कि यदि मैं इस पर विश्वास करूं कि राक्षस जाति के पास कोई खजाना है जो युगों से चलता आ रहा है जिसके बारे में मनुष्यों को नहीं पता है, तो यह बात तो समझ में आती है कि यह हो सकती है। लेकिन जो मिस्टर लियन है उसके पास ना केवल कई 9वीं रैंक के वेपन्स मौजूद हैं, हथियार हैं जो कि 9वीं रैंक के जुआन वेपन्स हैं, बल्कि उसके पास सुपर रैंक का आर्टिफैक्ट भी है। यह कैसे संभव हो सकता है। और वह इसी तरह से शौक में डूबा होता है और अपने मन में करा होता है कि वर्षों से लोग ऐसे अद्वितीय खजाने को पाने का सपना देखते आ रहे हैं और अब उनमें से 3 यहीं पर डीमन प्लेन में इकट्ठा है। यह खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। अगर फैल गई तो पूरे तियानु रीजन में अराजकता फैल जाएगी, मारकाट, लूटपाट सब कुछ फैल जाएगा, तबाही हो जाएगी। हमें इस चीज़ को रहस्यमय बनाकर रखना होगा। हम केवल गुप्त रूप से लियन को मार के उस चीज़ को प्राप्त करके अपना बना के दावा कर सकते हैं कि यह हमारा है। और वह उस सांग की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि और राक्षस जाति का जो आर्मेरियर स्पेयर है वह भी मेरा होना चाहिए, यान कि मेरे पास है। तो नोक आर्क ओपन होने के बाद मेरे पास 3 सुपर रैंक के जुआन वेपन्स होंगी, 3 सुपर रैंक के आर्टिफैक्ट्स होंगी जिनका मैं नियंत्रण कर पाऊंगा। और इसी तरह का सपना देख रहा होता है कि उसके पास तीन सुपर रैंक के आर्टिफैक्ट मौजूद है। और कह रहा होता है ना तो 7 प्रमुख शक्तियाँ और ना ही होली क्षेत्र के लोग और ना ही डिवाइन कैपिटल के और साथ में सी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी ताकतें मेरे सामने झुकेंगी और फॉर एक्सट्रीमली सेक्ट भी मेरे खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। सब मेरे कब्जे में होगा। और वैसी तरह का ख्वाब देखकर हंस रहा होता ही करके कि मेरे पास इतना सब कुछ है। और इसे इस तरीके से हंसते हुए देखकर वे सभी लोग इसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। और सांग उसकी ओर देखता है और यह देखकर वह घबरा जाता है, कहता है कि क्या हुआ, आप सभी मुझे क्यों घूर रहे हैं, मेरे चेहरे पर कुछ अजीब लगा तो नहीं है ना। और फिर सांग उसके मन की बात को समझकर उससे कहता है कि 3 सुपर रैंक आर्टिफैक्ट के साथ दुनिया पर शासन करना बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ। यह सुनकर वह बहुत ही घबरा जाता है, अपनी मुंडी को डोलाते हुए कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, आखिरकार तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल सकती है। नहीं 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 नहीं, मैं तो बस बिल्कुल भी इस तरीके की बातें को सोच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। और सांग कहता है कि है इतना घबराओ मत, मुझे महत्वाकांक्षी युवा पसंद हैं जिनके अंदर काफ़ी सारी इच्छाएँ भरी हों। और राइटर टेंजी के हालत को देखकर कहता है कि सिर्फ एक सुपर रैंक के आर्टिफैक्ट को प्राप्त करना ही चमत्कार होगा, लेकिन 3 का सपना देखना यह तो पागलपन है। और फिर सांग हंसते हुए और बैठकर उसे देखते हुए कहता है कि हमने अपना मन बना लिया है, हम फॉर एक्सट्रीमली सेक्ट में शामिल होंगे और आपकी सहायता करने का योजना बनाएंगे। यह कैसा है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है, कहता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। सांग कहता है हम ऐसा क्यों ही करेंगे, हमारी ताकत बहुत कम हो गई है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हम दोनों के लिए यह फ़ायदेमंद है। हम आपकी महत्वाकांक्षाओं इच्छाओं को साकार करने में आपकी मदद करेंगे और आप हमें ताकत प्रदान करने के लिए, मतलब कि हमारे ताकत को वापस से लाने के लिए कई सारी सामग्रियों को प्रदान करेंगे। यह कैसा रहेगा। यह सुनकर टेंजी खुश हो जाता है, कहता है कि ओह अब मैं समझ गया, आपको फॉर एक्सट्रीमली सेक के संसाधनों का आवश्यकता है ताकि आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर सके और स्ट्रॉन्ग बन सके, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं है, जब तक आप मेरे प्रति निष्ठावान और प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे और मेरे आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि इस दुनिया में मौजूद है वह चीज़ तो हम आपको लाकर जरूर ही देंगे। यह सुनने की देरी थी कि वह सभी लोग अपने हाथ को फैलाकर भिखारी की तरह मांगने लगते। सांग कहता है कि ऐसी बात है तो फिर सबसे पहले मुझे कुछ ताई क्युआई दो, मुझे उसकी आवश्यकता है। तोता वाला मैन कह रहा होता है मुझे हेवनली सोल निर्वाण स्वॉर्ड ग्रास दो। इधर मंकी मैन कह रहा होता है मुझे 10 रिवॉल्यूनेशन सोल रिफाइनिंग पील दो। और इधर कैटगल कर रही होती है मुझे कुछ सौंदर्य का उपचार चाहिए और मेरे लिए कुछ उच्च शुद्ध वाले पर्पल गोडली
पिल्स चाहिए और साथ में जेड प्योरीफिकेशन वाला, अर्थ को रिफाइन करने वाला वाटर भी चाहिए। और इधर मिस्टर लू कर रहे होते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे 9 आर्क ही दे दो। और इधर सांग कह रहा होता है फिर से कि इन सभी चीज़ों को फिलहाल दे दो, बाकी सब मुझे याद आएंगे तो मैं तुमसे बता दूंगा और तुमसे मांग लूँगा। यह सुनकर इधर तो टेंजी का मुँह ही सूख चुका होता है और वह बहुत ही डरते हुए और घबराते हुए कहता है, आप निश्चित रूप से मजाक कर रहे हैं, है ना? और यह सुनकर सांग कहता है कि हम मजाक नहीं कर रहे हैं, यदि आप इन चीज़ों को उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, एक तरह से हमारे सामने अपने विल को सबमिट करना होगा, तभी जाकर हम तुम्हारा साथ देंगे। और इधर कैटगर्ल अपने हाथों का इशारा करती है और टेंजी के शर्ट को बाहर निकाल देती है और कहती है, मैं तुम पर थोड़ी पाबंदी लगाऊंगी, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बस मैं इसका वादा कर सकती हूँ। और वह अपने हाथ को एक्टिवेट कर लेती है और वे सभी लोग आकर टेंजी को पकड़ लेते हैं और कैटगर्ल उसके पीठ पर खरोच लगाना चालू करती है और कहती है कि हर दूसरे दिन अगर मैंने तुम्हारे टेक्निक को जारी नहीं किया तो आप अनुभव करेंगे कि कुछ दिलचस्प दर्द को, लेकिन मेरा विश्वास करो यह वास्तव में तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा, आप इसे जल्द ही महसूस करने वाले हैं। और इधर टेंजी कह रहा होता है, तुम लोग, चूँकि हम एक पार्टनरशिप में साझेदारी करने वाले हैं तो आखिरकार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हम बस एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो सकते हैं, क्या आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता भी है? और इधर कैटगर्ल ने उसके पीठ पर खरोच खरोच कर किसी तरह के सील बैरियर को बना दिया होता है और वह कहती है कि परेशान मत हो लिटिल ब्रदर, तुम जल्द ही सब कुछ समझ जाओगे। और हम देखते हैं टेंजी को पीठ बहुत ही ज़्यादा खुजलाने लगता है, गुदगुदी होने लगता है, कहता है आहा ये खुजली खुजली खुजली, तुमने मेरे साथ क्या किया है डीमन चुड़ैल। और इधर कैटगर्ल कहती है चिंता मत करो, यह खुजली कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं बाद थोड़ा सा कहता है हाँ यह तो चली गई, ये खुजली खत्म हो गई। और फिर कैटगर्ल कुछ और इशारा करती है और उसे बहुत ही ठंडा लगने लगता है। वह कहता है कोल्ड, इतना ज़्यादा कोल्ड, इतना ज़्यादा कोल्ड, सो कोल्ड, इतना ठंडा। और वो कहता है नहीं, ये तो बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है, गरम 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 गरम। और हम देखते हैं उसके शरीर को पूरी तरह से जो हीट हो चुका होता है, भाप निकल रहा होता है, ऐसा मानो जैसे उसकी बॉडी पिघलने वाली हो और वह इन सभी वेदनाओं को झेल रहा होता है। और यह देखकर मिस्टर लू यू कहता है कि क्या आपने अभी उसके ऊपर 7 क्लेमेटिक सील को लगाया है? यह सुनकर कैटगर्ल कहती है हाँ, जैसा कि आपसे उम्मीद किया जा सकता था, आप सही हैं, यह 7 विपत्तियों वाली सील है। यहाँ तक कि डीमन जाति में भी इस सील को लगाना बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत ही दुर्लभ है टेक्निक को देखना। यह 7 मौतों को और 7 जिंदगियों के दर्द को झेलेगा, उनसे अब तक केवल 3 को झेल चुका है ये। और हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है। कैटगर्ल कहती है लिटिल ब्रदर सब हो गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? और हम देखते हैं इधर टेंजी की बहुत ही बुरी हालत होती है और कैटगर्ल की आवाज़ आ रही होती है, उठो, 7 विपत्तियों वाली मोहर केवल तुम्हारे इंद्रियों को ही इफेक्ट करेगी और यह तुम्हारी साधना में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मृत होने का नाटक करना बंद कर दो। अब जब तुमने यातना को सह लिया है, दर्द को झेल लिया है, तो तुम हम में से एक हो, अब तुम हमारे प्रति ईमानदार रहोगे। और सांग उसकी ओर देख रहा होता है और कहता है उससे कि 7 विपत्तियों की मोहर को प्रतिदिन मजबूत किया जाना चाहिए, या फिर आप उन संवेदनाओं के चक्र से तब तक गुजरेंगे जब तक कि आप मर नहीं जाते हैं। आपने पहले ही अब इसका अनुभव कर लिया है ना? और इधर टेंजी किसी तरह से खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है और उस तक आवाज़ आती है कि क्योंकि आप हम में से एक हैं तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शाश्वत सदाबहार ट्री को प्राप्त करने में मेरी मदद करो। और टेंजी कह रहा होता है क्या पहले जो अजीब चीज़ मैंने अनुभव किया था वह क्या पूरी नहीं हुई है? क्या पूरी तरह से मैं ख़त्म नहीं हो गया हूँ, मर नहीं गया हूँ? और वह खड़े होते हुए कह रहा होता है मैं तो बस एक पीक लेवल का मार्शल एम्परर हूँ, मैं आपका उस पेड़ को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकता हूँ? टेंजी कहता है यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे जो 4 एक्सट्रीमली सेक्ट के हैं लोग हैं वह इस डीमन प्लेन में प्रवेश कर चुके होंगे। 4 एक्सट्रीमली सेक्ट के यंग मास्टर के रूप में आपके पास निश्चित रूप से उनसे संपर्क करने का कोई ना कोई टेक्निक होगा। फिर आप उन्हें हमारे पास ले आएँ जिससे हम डिवाइन ट्री को प्राप्त करने में और भी अच्छी तरह से सक्षम हो पाएंगे, इसकी संभावनाएं और बढ़ जाएगी। और टेंजी अपने मन में कर रहा था इस तरह से तो वे मुझे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं और 4 एक्सट्रीमली सेक्ट को अपने हाथों में ले लेना चाहते हैं। और कैटगर्ल कहती है आप बहुत ही एक्साइटमेंट भरे नहीं लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि तुम हमें अपने दोस्त के रूप में नहीं मानते हो, है ना? और वह एक तो इशारा करते हुए बताती है कि इम्पीरियल पवेलियन शीघ्र यहाँ पहुँचने वाला है। मुझे लगता है कि उन सोल डिवावरिंग चूहों के साथ उन्हें थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। यदि आप हमें मित्र नहीं मानते हैं तो हम आपको इम्पीरियल पवेलियन को सौंप सकते हैं, फिर वहाँ आपको पता चल जाएगा। यह सुनकर वह घबरा जाता है, कहता है नहीं ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और वह एक आर्टिफैक्ट को निकालता है, उसे तोड़ता है और उसके चूहों को आसमान में छोड़ देता है।
जो कि एक तरह का सिग्नल होता है। और वह कहता है कि मैंने संकेत भेज दिया है, जो भी हमारे सामने फोर स्ट्रीमली सेक्ट का सदस्य होगा उसे यह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। टेंजी कहता है अच्छा, तुम अब एक आज्ञाकारी और मेरे पसंदीदा बंदे हो, फ्रेंड हो। और इधर मिस्टर लू कह रहा होता है उनकी ओर देखते हुए, इंपीरियल पवन की तरह देखते हुए कि लॉर्ड सांग, क्या हमें यहीं पर रुककर उनका इंतजार करना चाहिए? मेरी शक्ति के साथ, मेरी वर्तमान में जो शक्ति है उसके साथ मैं उनको मिटा सकता हूँ और उस सुपर रैंक के आर्टिफैक्ट को भी ले सकता हूँ। यह सुनकर सांग कहता है कि हाँ, मैं अब इस चीज़ पर भरोसा करता हूँ आप पे, लेकिन मैं अभी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। मेरे पहले ही कई निर्णय के वजह से जो गलती हुई है, जिसमें मैंने जी को खो दिया, वह अपने जान को गंवा चुका है और आर्मेलियर स्पेयर भी जख्मी हो चुका है, वो भी टूट चुका है, उस पर भी चोट लग चुकी है। हमने पहले ही बहुत अधिक अपनी ताकत को खो दिया है। जब तक हम पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते हैं, हमें सावधानी से काम करने की आवश्यकता है। और वह सोचते हुए और उन लोगों को कहता है कि जहाँ तक इम्पीरियल पवेलियन का सवाल है, यह तो उन कुछ गठबंधनों के, कुछ ग्रुपों के आंतरिक मामले हैं, हमें उनमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह सही नहीं है मेरे फ्रेंड? और इधर हम देखते हैं कि टेंजी कहता है कि लॉर्ड सांग, एक बार मैं आपकी मदद कर दूं तो मुझे आशा है कि आप मेरे इस सील को हटा देंगे और मुझे स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, है ना? और ये सुनकर सांग कहता है कि ऑफ कोर्स ली, तुम देख रहे हो ना हमारे जो फ्रेंड है वह कितना डर चुके हैं, इसका ठीक से ख्याल रखो। यह सुनकर कैटगर्ल ली कहती है कि डोंट वरी यंग मास्टर, एक बार जब हम शाश्वत सदाबहार ट्री को प्राप्त कर लेंगे तो मैं स्पेशली व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपके इस सील को हटा दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका जो बैटलशिप था पवेलियन का, वह बहुत ही तेज़ी से इनकी ओर बढ़ रहा होता है। और जो मिस किंग लुओ होती है चिल्लाकर कहती है कि लेट्स गो, चलो सभी कोई बाहर निकलो और सबसे पहले हम उन राक्षस जाति के लोगों का वध करेंगे और यानकी को प्राप्त करेंगे और टेंजी को पकड़ लेंगे। और हम देखते हुए अपने बैटलशिप को अटैक करने के लिए तैयार कर चुकी होती है। और नीचे राइटर का लिखा हुआ आता है कि एम्पीरियल पवेलियन फिर से लापरवाही तौर पर और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने जा रहा है। इसका परिणाम क्या होगा हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब, भर भर के कमेंट। ओके।